एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12 सोशियोलॉजी और ये बुक नंबर 1 है और ऑलरेडी हमने नोट्स करवा रखे हैं इसके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब भी हो रखे हैं। आज हम आप सभी के लिए क्लास 12 सोशियोलॉजी के बुक नंबर 1 के जितने भी महत्वपूर्ण MCQ हैं उनको लेके आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि 20 नंबर के हमारे बोर्ड एग्जाम में MCQ भी पूछे जाते हैं और ये MCQ महत्वपूर्ण है आपके 20 नंबर के लिए। यदि आप अपने क्वेश्चंस में 20 नंबर के अगर MCQ को कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए एक बेनिफिशियल होगा कि आपको 20 नंबर एक्स्ट्रा पाने का मौका मिल जाता है। और इसमें यह है कि एक एक नंबर एकदम सटीक आपको मिल ही जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12 के सोशियोलॉजी का बुक नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, जनसांख्यिकी का अध्ययन समाज शास्त्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः समाज शास्त्र के उद्भव और एक अलग अकादमिक विषय के रूप में इसकी स्थापना का श्रेय बहुत कुछ जनसांख्यिकी को ही जाता है। देखिए, इसमें हमारा जो प्रश्न है वो इस क्वेश्चन में मुख्य रूप से हमें बताना है कि जनसंख्या का डैश सुव्यवस्थित अध्ययन है। जनसंख्या का जो मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जिसमें आपके पास सांख्यिकी है, जनसांख्यिकी है, समाजशास्त्र है और अकादमिक है। ऑलरेडी हमारे इस लाइन से ही ये प्रश्न निकल के आता है और क्वेश्चन में आपको जो गैप फिलिंग है उसको पूरा करना है कि जनसंख्या का, अब जनसंख्या का जो जनसांख्यिकीय सुव्यवस्थित अध्ययन है वही हमारा समाज शास्त्र कहलाता है। समाज शास्त्र के अंदर हम क्या करते क्या है कि समाज के अंदर रहने वाले व्यक्तियों की संरचना, उनके आर्थिक गतिविधि, उनके सामाजिक गतिविधि, इन्हीं सब चीजों के बारे में देखते हैं, गहन अध्ययन करते हैं। तो जनसंख्या का जो जनसांख्यिकीय सुव्यवस्थित है वो इसका अध्ययन के रूप में जाना जाता है। यहां हमारा पहला प्रश्न समाप्त हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस दर का अर्थ है बच्चे पैदा कर सकने की आयु, जो आमतौर पर 15 से 49 वर्ष की मानी जाती है। एक बच्चा पैदा करने की क्षमता जो है वो 15 से 49 वर्ष की आयु के बीच में माना जाता है। इस दर का अर्थ, किस दर का, जिसमें 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या जो होती है उसे क्या कहते हैं? इस दर को हम डैश कहते हैं। मतलब 100 स्त्रियों ने अगर बच्चों को जन्म दिया है, अगर 1000 महिलाओं ने बच्चे को जन्म दिया है तो कितने बच्चे उसके अंदर जीवित रह पाते हैं, मतलब जिंदा रहते हैं। इसके दर को क्या कहते हैं, मतलब इसके परसेंटेज को क्या कहते हैं? तो इसके परसेंटेज को हम प्रजनन दर कहते हैं। मतलब बच्चे पैदा कर सकने की आयु तो आपको कंफर्म हो गया कि 15 से 49 वर्ष है। 15 साल से 15 से 49 ईयर्स के जो मिडिल का टाइम है, इसमें बच्चों को पैदा करने की क्षमता मानी जाती है। और 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या, हमारे भारत में नहीं पूरे विश्व की बात कर लेते हैं, 193 कंट्रीज के अंदर, कि बच्चा जिंदा पैदा करना। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे मृत ही पैदा होते हैं। तो यहां पे मृत बच्चों की बात नहीं हो रही, यहां पे जिंदा बच्चों की बात हो रही है कि 1000 स्त्रियों के माध्यम से जो जिंदा बच्चे पैदा होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रजनन दर कहते हैं। इस 1000 स्त्रियों के बच्चे जन्म जो जिंदा बच्चा पैदा करते हैं, इस दर को हम प्रजनन दर करते हैं। प्रजनन का अर्थ होता है बच्चे को उत्पन्न करना, बच्चे को जन्म देना। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल को मैंने पहले भी डिस्कशन किया, इमरजेंसी है ये, जो श्रीमती इंदिरा गांधी खान के शासन के दौरान लगाया गया था भारत में, और इसको हम काला दिन के नाम से भी जानते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को गहरा धक्का लगा। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल की जो इमरजेंसी जो थी, जो हमारे भारत देश में आपातकाल लगाया गया था पूरे भारत देश में, इसलिए हम इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। इसकी टाइम पीरियड कितने थे, अवधि कितनी थी? तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय आपातकाल इसलिए कहा गया क्योंकि ये किसी एक राज्य या किसी भारत के एक पार्टिकुलर जगह पे नहीं लगाया गया था, पूरे भारत देश के अंदर इस आपातकाल को लगाया गया था, इसलिए हम इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। परिवार नियोजन की अगर बात आ जाए तो देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी खान के सरकार में जबरन लोगों के साथ नसबंदी और नलिका बंदी किया गया। नसबंदी पुरुषों के साथ किया गया, नलिका बंदी महिलाओं के साथ किया गया। और ऐसे प्रोसेस में क्या होता है कि पुरुष आगे बच्चे पैदा करने की क्षमता को खो देते हैं, महिलाएं
बच्चे पैदा करने की क्षमता को खो देते हैं। तो महिलाओं के साथ जो किया गया वो नलिका बंदी था, पुरुषों के साथ जो किया गया वो नसबंदी था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि कितनी थी, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए पूरे भारत देश के अंदर इमरजेंसी लगा था। तो उत्तर में आपको लिखना है 1975 से लेके 1975 से लेके 1977, मतलब 1977 तक पूरे भारत के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी खान के शासनकाल के दौरान इमरजेंसी अर्थात आपातकाल लगाया गया था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा गढ़ा गया। गढ़ा गया मतलब प्रतिपादित किया गया। कौन इसके रचयिता हैं, कौन इसके जनक हैं। तो ये सारी चीजें तो अभी आप 12th में आ चुके हो, ये तो हमने 11th में भी पढ़ा है और कुछ बातें इसके हमें 9th में भी पढ़ने थे। तो माल्थस जो है ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। याद रखिएगा माल्थस का नाम जनसंख्या के प्रिंसिपल या सिद्धांत को लेके सबसे ऊपर लिया जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत किसने दिया, किसने प्रतिपादित किया, तो याद रखिएगा माल्थस का नाम ऊपर आता है। माल्थस इसका सही उत्तर होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत में जनगणना डैश वर्ष में शुरू हुआ। जनगणना का मतलब होता है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण आप सभी को पता है हमारे गांव घर में भी होता है। गांव के जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, वो क्या करते हैं, एक रजिस्टर लेके आते हैं और हमारे यहाँ के पूछते हैं आपके घर में पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितने हैं, आपके घर में बाइक्स कितने हैं, टीवी है कि नहीं, फ्रिज है कि नहीं, बिजली आती है कि नहीं, गैस सिलेंडर है कि नहीं, आपके पास जमीन कितना है, गर्भवती महिलाएं कितनी है, धात्री महिलाएं कितनी है, किशोरी महिलाएं कितनी है। तो ये एक प्रकार का वर्गीकरण है, एक प्रकार की जानकारी है जिसके माध्यम से सरकार को ये पता चल पाता है कि हमारे देश में महिलाओं की संख्या कितनी है, हमारे देश में पुरुषों की संख्या कितनी है, हमारे देश में 10 वर्ष से नीचे के बच्चों की संख्या कितनी है, हमारे देश में किशोरी लड़कियों की संख्या कितनी है। तो भारत में जनगणना डैश वर्ष में शुरू हुआ था। किस वर्ष में भारत में जनगणना अर्थात सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया शुरुआत हुई थी। ऑप्शन है 2011, 1975, 1875 और 1881। तो भारत में जनगणना जो है वो 1881 से शुरू हुआ था। 1881 से भारत में जनगणना की शुरुआत अर्थात सर्वेक्षण की शुरुआत हुआ था। जनगणना का मतलब होता है जन का गणना और जन का मतलब होता है लोग, इंसान। हालांकि जनगणना तो इंसानों के लिए है, लेकिन अभी के समय में हम पशु, पक्षी, जानवर, पेड़, पौधे सभी चीजों की जनगणना करते हैं, जिससे हमारे भारत देश में ये पता चल पाता है कि हमारे भारत के अंदर किस किस प्रकार के रिसोर्सेज हैं, कितने प्रकार की प्रजातियां हैं, कितने प्रकार के जानवर हैं, कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं। तो ये सर्वेक्षण हर चीजों की होनी जरूरी भी है, इससे हमारे गवर्नमेंट को रिसोर्सेज के बारे में पता चलता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत में जनगणना किस वर्ष शुरू हुआ, तो आप लिखिएगा 1881 में भारत के अंदर जनगणना की प्रक्रिया अर्थात सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुका था। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है बताएं कि दिया गया कथन सही है या गलत। अब इसमें हमें ट्रू और फॉल्स को देखना है। ऐसे भी प्रश्न आपके सोशियोलॉजी के क्लास 12 के बोर्ड में पूछे जाएंगे कि कथन को, सेंटेंसेज को, वाक्यों को, वक्तव्यों को सही और गलत के रूप में बताना है। जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको प्रजनन दर के बारे में बताया था। 1 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है वो प्रजनन दर, जन्म दर, मृत्यु दर, ये सारे पॉइंट्स यहां पे महत्वपूर्ण है। तो ये पूछ रहा है एक वर्ष में, एक साल में प्रति 1000 व्यक्तियों पर, 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या, मतलब कितने बच्चे जन्म लेने के बाद जीवित रहे, उनके संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। तो ये सही है, जी हां, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मे बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाता है। दूसरा प्रश्न है पराश्रिता अनुपात कार्यशील वर्ग के साथ आश्रित वर्ग का अनुपात है। पराश्रिता मतलब होता है दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर होना, मतलब कुछ ऐसे व्यक्ति जो खुद ही इस लायक नहीं है जो अपने जीवन को चला सकते हो,
रोजगार कर सकते हो, आय का स्रोत बन सकते हो, तो क्या उनका अनुपात कार्यशील वर्ग के साथ आश्रित वर्ग का अनुपात है? मतलब दोनों बराबर है क्या? मतलब पराश्रित जो है और जो कार्यशील वर्ग है उनका रेशियो जो है वो क्या बराबर है? नहीं, ये गलत है। दोनों का रेशियो बिल्कुल एक जैसा नहीं है। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है दिए गए कथनों को ठीक करना है। फिर से यहां पे कुछ सेंटेंसेज आपको मिलेंगे, जो गलत होंगे उसे हमें सही करके बताना है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको चैप्टर के नोट्स, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करना होगा। तभी आप किसी चीज को सही और गलत तभी ठहराएंगे ना, जब आपको उन चीजों के बारे में पता होगा। जब आपको उस चैप्टर के बारे में जानकारी नहीं होगा तो आप इन चीजों को बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर, पहले जो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम था उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम कर दिया। क्या ये बात सही है या गलत है, इन चीजों को बताना है। तो इसके लिए आपको चैप्टर्स के नोट्स को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया, न कि सहायता कार्यक्रम। मतलब कि ये सेंटेंसेस गलत था, उसको सही करके आप लिखोगे राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। दूसरा प्रश्न इसी में है, टीकाकरण और बेहतर स्वच्छता के कारण। टीकाकरण आपको पता है ना, बच्चों के जन्म लेने के बाद उनको कई सारे इंजेक्शंस लगते हैं, कई सारी सुइयां लगती है, तो ये टीकाकरण होता है। उनको कुछ ऐसे टीकाएं हैं जो 5 साल पे लगता है, कुछ महीने दिन पे लगता है, कुछ 1.5 महीने, 1.5 साल, 3 साल, 4 साल, कई सारे टीके हैं जो उनको कई सारी बीमारियों से बचाता है। तो टीकाकरण और बेहतर स्वच्छता, स्वच्छता कहने का मतलब है साफ सफाई के कारण महामारियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब ये बताओ, अगर आप साफ सुथरा रहोगे, आपके बच्चों को समय पर सारे टीके लगे हुए हैं, आप स्वच्छ तरीके से रहते हो, तो क्या आप बीमार होगे? नहीं। टीकाकरण और बेहतर स्वच्छता के कारण महामारियों को नियंत्रित किया जाता है। यहां पे प्रश्न क्या था? नहीं किया जाता है, ये गलत है। टीकाकरण और स्वच्छता, साफ सफाई यदि आप अपने जीवन में रखते हो तो आप कई तरह की बीमारियों से सुरक्षित रहोगे, महामारियों से सुरक्षित रहोगे। अगला प्रश्न कहता है जनसंख्या उस दर की तुलना में धीमी गति से बढ़ती है जिस दर पर मनुष्य के भरण पोषण के साधन। अब यहाँ पे प्रश्न क्या है? बहुत जगहों पे दिक्कत यही हो जाता है कि प्रश्न समझ में नहीं आता है, क्वेश्चंस नहीं समझने के कारण भी इसके जवाब कभी कभी गलत हो जाते हैं। जनसंख्या उस दर की तुलना में धीमी गति से बढ़ती है, मतलब क्या जनसंख्या धीमी गति से बढ़ रही है मनुष्य के भरण पोषण के साधन के मुकाबले? तो देखिए, जनसंख्या उस दर की तुलना में तेज गति से बढ़ रही है। जनसंख्या तो तेज हो ही रही है, लेकिन हमारे प्रोडक्शन कम हो रहे हैं, हमारे अनाज की उपज कम हो रही है। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है उस प्रकार से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अब बताओ, जिस जमीन पे हम रहते हैं वो जमीन तो बड़ा नहीं हो रहा है ना, हमारे परिवार बड़े हो रहे हैं, हमारी जनसंख्या बड़ी हो रही है, लेकिन जमीन बड़ा नहीं हो रहा, जमीन उतना का उतना ही है। पहले जहां पे हम 10 लोगों के लिए खेती करते थे एक परिवार के लिए, अब उस परिवार में 100 लोग हैं लेकिन जमीन उतना ही है। तो आप समझ सकते हो जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या उस दर की तुलना में तेज गति से बढ़ रही है जिस दर पर मनुष्य के भरण पोषण के साधन नहीं बढ़ रहे, लेकिन जनसंख्या दिन प्रतिदिन बड़े तेजी से बढ़ रही है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है भारत पहला देश है जिसने डैश में अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा की। भारत एकमात्र ऐसा पहला देश है जिसने डैश में अपनी जनसंख्या नीति को घोषणा में लाया था। तो भारत में जनसंख्या नीति की जो घोषणा है वो 1952 में हुआ था। 1952 में भारत के अंदर सबसे पहले जनसंख्या को लेके नीतियां, नियम, कानून के बारे में घोषणा किया गया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, 1950, 1951, 1952 और 1953। इसका सी ऑप्शन सही होगा, 1952। भारत पहला देश है जिसने 1952 में अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा किया था। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है जबरन नसबंदी कब और किसकी सरकार के काल में किया गया? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया था, इमरजेंसी के बारे में बताया था। तो ये वही इमरजेंसी है, वही आपातकाल है, यही श्रीमती इंदिरा गांधी के खान की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जिसमें जबरन महिला, पुरुष, गरीब तबके के लोग, निचली जाति के लोग, जो
हाशिए पे थे उन सभी समुदायों के लोगों को जबरन नसबंदी किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस सरकार के काल में हुआ, तो आप बताएंगे कि आपातकाल में तो हुआ ही था, इमरजेंसी के दौरान हुआ था, कांग्रेस की सरकार में हुआ था, और करने वाले उस समय शासन के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी खान के इशारों पे ये सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जनसांख्यिकी के अंतर्गत निम्नलिखित पहलू पर अध्ययन किया जाता है। जनसांख्यिकी का मतलब होता है जनता की संख्याओं का अनुमान, संरचना और अध्ययन करना। तो इसके अंतर्गत कौन से ऐसे पहलू हैं जिसका अध्ययन किया जाता है? तो जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, या फिर जन्म, मृत्यु तथा प्रवास के ऊपर, स्त्री पुरुष तथा अन्य आयु वर्ग के लोगों का अनुपात। तो मैंने जनसांख्यिकी के अंदर तो यही बताया ना कि जनता की संख्या, तो उसमें तो हर आयु वर्ग के लोग आ जाएंगे, हर जगह के लोग आ जाएंगे, हर जाति धर्म के लोग आ जाएंगे, स्त्री पुरुष आ जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट्स इसके सही होंगे कि आकार में परिवर्तन होता है तो वो भी जनसांख्यिकी के अंतर्गत इन्हीं पहलू के ऊपर आएगा, स्त्री पुरुष तथा अन्य आयु के वर्ग के लोगों का अनुपात आएगा। तो यहां पे ये सारे इसके उत्तर सही हैं, तो ऑप्शन डी आप लिख सकते हो, उपरोक्त सभी इसके सही उत्तर होंगे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है जनसांख्यिकी के दो प्रकार कौन कौन से हैं, मतलब जनसंख्या के ऊपर आकार को लेके, स्त्री पुरुष को लेके, आधार को लेके कौन कौन से दो प्रकार हैं। पहला है आकारिक और नैतिक, दूसरा है आकारिक और सामाजिक, तीसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक, चौथा है आकारिक और सांस्कृतिक। तो जनसांख्यिकी की अगर बात की जाएगी तो इसके दो प्रकार हैं, आकारिक और सामाजिक, आकारिक जनसांख्यिकी और सामाजिक जनसांख्यिकी। तो ये हमारा इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन बी में आएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। भारत में जनगणना का प्रयास सबसे पहले किसने किया, कब किया, ये हमने आपको बता दिया था। जनगणना सबसे पहले कब हुआ था। अब भारत में जनगणना करने में सबसे पहले किस व्यक्ति का नाम आता है, क्योंकि हमारे भारत में तो अलग अलग लोगों ने शासन किया है, हिंदू राजाओं ने भी किया है, मुगल राजाओं ने भी किया है, अंग्रेजों ने भी किया है, आज नेता लोग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, दोनों ने किया, और इसमें से कोई नहीं किया। तो भारत में सबसे पहले जनगणना करने का प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों ने अपने लाभ के कारण, अपने और अधिक लाभ कमाने के कारण ये चीजों को शुरू किया था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अंग्रेजों ने भारत में जनगणना करने का प्रयास सबसे पहले किया था। हालांकि उस समय बहुत सारी बातें हुई, लोग जनगणना करने ही नहीं दे रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे, उनके सामने लेट जाते थे, नागिन डांस करने लगते थे, नाचने लगते थे, उनको चिढ़ाते थे। तो ये सारी चीजें होती थी। लेकिन अगर प्रश्न कहता है कि जनगणना का प्रयास सबसे पहले किसने किया, तो आप बताएंगे अंग्रेजों ने शुरुआत किया था। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण किस सिद्धांत में बताए गए हैं। जनसंख्या वृद्धि कहने का मतलब होता है कि आम लोगों का जो जनसंख्या है, समाज में लोगों का विकास होना, लोगों का विकास जनसंख्या के मामले में होना, उनके आकार के मामलों में होना। तो जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण किस सिद्धांत में बताए गए हैं। तो देखिए, जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत में ही जनसंख्या के वृद्धि के 3 सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, और ये जनसांख्यिकी संक्रमण का जो सिद्धांत है ये महत्वपूर्ण रहेगा। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर कहीं भी पूछा जा सकता है। तो नोट्स में मैंने इन सारी चीजों को बताया है, आप उसे एक बार ध्यान से देखिएगा। मुख्य रूप से यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण अगर पूछे जाएं तो वो जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत में इनके तीनों चरणों को बताया गया है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है भारत विश्व में डैश सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, मतलब पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उसमें जनसंख्या की अगर बात की जाए तो भारत दूसरे नंबर पे आता है। कितने कंट्रीज हैं ये ऑलरेडी आपको पता है। इन सभी कंट्रीज के अंदर पहले नंबर में जनसंख्या के मामले में चीन है, दूसरे नंबर में भारत आता है। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन जो ऑप्शन बी है ये इसका सही उत्तर होगा।
अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या, भारत के अंदर राज्यों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य में ही है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, भूभाग की बात की जाए, जमीन की बात की जाए, तो भारत के अंदर तो राज्य बहुत सारे हैं। अधिक जनसंख्या वाले राज्य में उत्तर प्रदेश आता है। अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य में राजस्थान आता है। राजस्थान के पास जमीन बहुत सारा है, उसके क्षेत्रफल बहुत बड़े हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जमीन जो भारत के अंदर राज्यों की बात करें तो गोवा है। गोवा के अंदर जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम है। उनके पास जमीन जो है, उनकी जो लंबाई चौड़ाई की अगर बात कर ले तो वो बहुत कम है। तो भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य पूछा जाए तो उसके नाम में गोवा आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब हमारे पास अभिकथन वाले प्रश्न आ गए, कारण वाले प्रश्न आ गए। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभिकथन ए, जनसंख्या का बढ़ना ही गरीबी और कुपोषण का कारण है। अभिकथन है, कारण इसका कहता है जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात से बढ़ती है और खाद्य सामग्री गणितीय अनुपात से बढ़ता है। तो देखिए इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है, चारों में से सही उत्तर को चुनना है। पहला ऑप्शन कहता है दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों ए और आर सत्य है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। और चौथा कहता है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। मतलब जनसंख्या का बढ़ना ही गरीबी कुपोषण का कारण है, ये गलत है, क्योंकि गरीबी और कुपोषण के और भी कई सारे कारण हैं। असंतुलित भोजन है, सही तरीके से देख रेख नहीं है, स्वच्छता भी इसका मूल कारण है। लेकिन कारण आर सत्य है कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात से बढ़ती है और हमारे पास जो प्रोडक्ट खाने पीने के होते हैं वो हमारे यहाँ गणितीय अनुपात से बढ़ता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा अभिकथन वाला ही प्रश्न है। अभिकथन ए कहता है जब समाज तकनीकी रूप से उन्नत अवस्था में पहुंचता है, तकनीकी रूप से मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छे स्थिति में पहुंचता है, तब जनसंख्या प्रतिस्थापन स्तर के करीब पहुंच जाता है। जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह तक आने जाने लगता है। कारण इसका कहता है कम जन्म दर एवं कम मृत्यु दर के कारण वृद्धि दर भी कम हो जाती है। अब हमारे पास फिर से चार ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ये भी सत्य है, और जो कम जन्म दर एवं कम मृत्यु दर के कारण वृद्धि दर भी कम हो जाता है ये भी सत्य है। तो यहाँ ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है कथन को सही करना। जितने भी कथन यहाँ पे दिए गए हैं आपके क्वेश्चन में उनको हमें सही करके बताना है। पहला कथन है वर्ण और जाति में कोई अंतर नहीं है। वर्ण और जाति में अंतर है, वर्ण अलग है, जाति अलग है। इसमें काफी सारे अंतर आपको देखने को मिलेंगे। मैंने चैप्टर्स में बताए भी हैं कि वर्ण और जाति में कई प्रकार के अंतर देखने को मिलते हैं। दूसरा है पितृसत्तात्मक परिवार में महिलाओं की सत्ता एवं प्रभुत्व होता है। पहले तो ये समझ लीजिए कि पितृसत्तात्मक होता क्या है। जहां परिवारों के मुखिया के रूप में, गार्जियन के रूप में पिता अर्थात पुरुषों का आधिपत्य होता है। तो प्रश्न कहता है पितृसत्तात्मक परिवार में महिलाओं की सत्ता एवं प्रभुत्व होता है। तो देखिए मातृसत्तात्मक परिवार में महिलाओं की सत्ता एवं प्रभुत्व होता है। मतलब जिस परिवार में या फिर जिस क्षेत्र में माताओं की संचालन होती है, माता प्रमुख होती है, वहां पे उन महिलाओं का सत्ता एवं प्रभुत्व होता है। तीसरा हमारा कहता है एक लंबे संघर्ष के बाद झारखंड एवं छत्तीसगढ़ को अलग राज्यों का दर्जा नहीं मिल पाया, लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग राज्यों का दर्जा मिल गया था। ये दोनों आज के समय में, वर्तमान समय में एक राज्य के रूप में मतलब काम कर रहे हैं। ये दोनों, ये सारे मतलब जो कथन थे यहाँ पे सही हो गए हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड कहता है संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था। संस्कृतिकरण और प्रबल जाति के बारे में बताने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे।
पहला है ज्योतिबा फूले, दूसरा है पेरियार, तीसरा है M.N. श्रीनिवास और चौथा है अयंगकल्ली। संस्कृतिकरण और प्रबल जाति की अवधारणा M.N. श्रीनिवास के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है जाति के कठोर नियम है, मतलब जाति के अंदर कौन कौन से चीजों को लेके कठोर नियम होते हैं। तो देखिए, विवाह को लेके भी जाति के अंदर बहुत सारे कठोर नियम हैं, व्यवसाय को लेके, खान पान को लेके भी जाति के अंदर बहुत सारे कठोर नियम हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं जाति के कठोर नियम विवाह को लेके भी है, खान पान को लेके भी है, व्यवसाय को लेके भी है, मतलब उपरोक्त सभी। यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर होगा। जाति के कठोर नियम इन तीनों पॉइंट्सों के लिए होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जाति डैश से निर्धारित होती है। जाति किस चीज से निर्धारित होती है? जाति जन्म से निर्धारित होती है। आप जिस जाति के अंदर जन्म लोगे, आपकी जाति आपके जन्म के अनुसार ही निर्धारित होती है। अगला प्रश्न कहता है प्रबल जाति के उदाहरण बताइए। प्रबल जाति में जाट, यादव, पटीदार, मतलब ये तीनों आते हैं। प्रबल जाति का मतलब होता है एक जगह पर जिनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, उसे हम प्रबल जाति के नाम से जानते हैं। जैसे बिहार में यादवों की संख्या ज्यादा है, इधर आपको दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में जाटों की संख्या ज्यादा दिखाई देगी, तो ये यहाँ के प्रबल जाति के रूप में जाने जाते हैं। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी और दोनों नहीं, मतलब किसने, महात्मा गांधी के अलावा किसने 1920 के दशक में 1920 में अस्पृश्यता के विरुद्ध, अस्पृश्यता कहने का मतलब है छुआछूत के विरुद्ध अपने आंदोलन शुरू किए थे। तो महात्मा गांधी के साथ भीमराव अंबेडकर ने 1920 में छुआछूत के खिलाफ आंदोलन को शुरुआत किया था। अगला प्रश्न हमारा इसी में कहता है धार्मिक दृष्टि से जाति का अधिक्रम डैश और डैश पर आधारित होता है। तो धार्मिक, धर्म के हिसाब से देखो, कर्म कांड के हिसाब से देखो, पंडितों के हिसाब से देखो, तो धार्मिक दृष्टि से जाति का अधिक्रम शुद्धता और अशुद्धता पर आधारित होता है। क्या होता है कि धर्म के अनुसार जो ऊंची जाति के लोग होते हैं, खासकर इसमें ब्राह्मण आते हैं, क्षत्रिय आते हैं, इनको शुद्ध रूप से देखा जाता है, बाकी लोगों को अशुद्धता की नजरों से देखा जाता है। तो यहाँ पे आपको शुद्ध और अशुद्ध को भरना है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? किसने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है? श्रीनिवास ने कहा, घुरिये ने कहा, मुखर्जी ने कहा, मजूमदार ने कहा। तो इन चारों ऑप्शन में से मजूमदार ने ही कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है। जाति के हिसाब से उन्होंने अपना जो राय था उसमें बताया कि जाति एक बंद वर्ग है, मतलब ये चारों तरफ से, मतलब बहुत सारी इसके अंदर बंदिशें हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड कहता है क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? मतलब सत्य और असत्य को देखना है। जनजातीय जनसंख्या का लगभग 85% भाग उत्तर भारत में रहता है। ऐसा तो है ही नहीं। जनजातीय मतलब आदिवासी वर्ग के लोग जो आदिवासी सभ्यता को फॉलो करते हैं, उनके रूल्स को फॉलो करते हैं, तो उसका 85% भाग उत्तर भारत में रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में जनजातीय समुदाय हर एक जगह पे है, बटा हुआ है, कोई एक जगह इसका फिक्स नहीं है, तो ये गलत है। जनजातीय बहुल राज्य झारखंड को मध्य प्रदेश राज्य से अलग करके गठित किया गया। क्या झारखंड मध्य प्रदेश से टूट के बना था? नहीं, झारखंड बिहार से टूट के बना था। मध्य प्रदेश से टूटकर जनजातीय समुदाय का बनने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। मैं ये भी प्रश्न आपको बता दे रहा हूं कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से टूट के बना और झारखंड बिहार से टूट के बना, तो ये भी असत्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है विस्तृत परिवार को ही सामान्य तौर पर संयुक्त परिवार कहा जाता है। हाँ, विस्तृत परिवार को ही मुख्य रूप से यहाँ पे सामान्य तौर पर संयुक्त फैमिली, ज्वाइंट फैमिली के रूप में भी जाना जाता है, तो ये हमारा सत्य होगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जाति भारतीय समाज की संस्था है। जाति जो है वो भारत समाज की संस्था है और ये बहुत पहले से चलती आ रही है। जाति की व्यवस्था जो है, आप ये नहीं कह सकते कि अंग्रेजों के समय से आया या फिर मुगलों के समय से आया या फिर हिंदू राजा के समय से आया। नहीं, ये तो रामकृष्ण के समय से है। उस समय भी तो जाति प्रथा ही थी ना, तभी तो सीता मैया को वो एक धोबी ने कह दिया तो उनको अग्नि परीक्षा देना पड़ गया। तो ये सारी चीजें स्टोरी में है, कहां तक सत्य है इसकी तो जानकारी नहीं है, लेकिन जाति जो है, जो जाति है वो भारतीय समाज की संस्था है, बहुत प्राचीन है, बहुत पहले से है। आधुनिक तो आप इसे कह ही नहीं सकते हो। आधुनिक का मतलब होता है आजकल के समय में, तो आधुनिक नहीं है।
अगला प्रश्न हमारा कहता है समाज में 4 श्रेणियों का विभाजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्या कहलाता है। तो हमारे समाज में जो 4 प्रकार के विभाजन है, श्रेणियों का विभाजन, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण आता है, क्षत्रिय आता है, वैश्य आता है, शूद्र आता है, इसे हम वर्ण कहते हैं। हमसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि भारतीय समाज में कितने वर्ण हैं, तो आप बताओगे 4। कौन कौन से हैं, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये सब जो है ये वर्ण कहलाते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। वर्ण विभाजन में कौन शामिल नहीं है। वर्ण विभाजन की अगर बात कर लें, मतलब कि ये जो वर्ण, मैंने 4 वर्ण आपको बताए हैं, इनके जो विभाजन है उसमें शामिल कौन नहीं है। जाति बहिष्कृत विदेशी, दास, युद्धों में पराजित लोग और उपरोक्त सभी। तो जाति बहिष्कृत विदेशी, जाति से अलग कर दिए जाने वाले लोगों को हम बाहरी लोग कहते हैं। दास भी इसके अंदर शामिल नहीं था। युद्धों में पराजित लोगों को भी शामिल नहीं किया गया था। तो मतलब उपरोक्त सभी वर्ण विभाजन में इन तीनों का स्थान नहीं दिया गया है। वहां पे सिर्फ ब्राह्मण मिलेंगे, वहां पे सिर्फ क्षत्रिय मिलेंगे, वहां पे वैश्य व्यापारी, मतलब व्यापारी वर्ग के वैश्य बनिया मिलेगा, इसके अलावा शूद्र मिलेगा। इसके अतिरिक्त ये तीनों को वर्ण विभाजन में स्थान नहीं दिया गया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा वर्गीकरण क्षेत्रीय है। निम्न में से कौन सा वर्गीकरण, मतलब बंटवारा, सेपरेशन जो है वो क्षेत्रीय है। वर्ण के आधार पर वर्गीकरण, जाति के आधार पर वर्गीकरण, पंचम वर्ग का वर्गीकरण और उपरोक्त सभी। तो क्षेत्रीय वर्गीकरण का मतलब होता है अपने हिसाब से अपने जाति के अंदर वर्गीकरण कर लेना, अपने समुदाय के अंदर वर्गीकरण कर लेना। तो जाति के आधार पर जो वर्गीकरण होता है वो क्षेत्रीय वर्गीकरण है, वो क्षेत्र के अंदर आता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड कहता है निम्न में से कौन सा वर्गीकरण क्षेत्रीय है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से जाति से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। जाति से संबंध रखने वाला कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला तो है जाति जन्म से निर्धारित होती है, ये तो सत्य है। जन्म आप जिस जाति में लोगे उस जन्म के आधार पर ही आपकी जाति निश्चित हो जाती है। बी कहता है जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम भी होते हैं, ये भी सही है। आप जिस जाति में हो उस जाति से कई ऐसे नियम होते हैं जिसके शादी के बहुत सारे कठिन नियम हैं। अगर आप उन नियमों को फॉलो नहीं करते हो तो समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, समाज से बाहर कर दिया जाता है। जातियों में उप विभाजन भी होता है, ये भी सत्य है। एक जाति के अंदर कई सारे विभाजन है, एक जातियों के अंदर आपको अलग अलग जाति देखने को मिलेगा। तो सत्य तो ये भी है, लेकिन हमें सत्य नहीं है ऐसे कथनों को देखना है। तो डी कहता है जातियों को बदला जा सकता है। बिल्कुल नहीं बदला जा सकता, क्योंकि जातियों के नियम कठोर होते हैं और जन्म के आधार पर आपकी जाति निश्चित हो जाती है। तो जातियों के नियम को आप चेंज नहीं कर सकते। ऑप्शन डी जो है यहां पे गलत है, और उत्तर के रूप में देखें तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड कहता है अयन कल्ली जो कि एक दलित एवं निम्न जाति के नेता थे, इनका जन्म किस राज्य में हुआ। इंपोर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट इस बार के ऑब्जेक्टिव के लिए, एमसीयू के लिए। अयन कल्ली जो कि एक दलित और निम्न वर्ग के नेता थे, उनका जन्म किस राज्य में हुआ। उनका जन्म केरल के अंदर हुआ था। केरल राज्य के अंदर ही अयन कल्ली का जन्म हुआ। ये एक दबे कुचले वर्ग के नेता थे, निम्न जाति के नेता के रूप में जाने जाते थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। यह भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहेगा, VVI रहेगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। अयन कल्ली ने किया था, ज्योतिबा राव फूले ने किया था, भीमराव अंबेडकर ने किया था और गांधी जी ने किया था। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना यहां पे ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा राव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे का प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से कौन देश में बालिकाओं के लिए बने पहले विद्यालय की पहली प्रधान अध्यापिका थी। मतलब कौन सा देश में बालिकाओं के लिए बने पहले विद्यालय की पहली प्रधान अध्यापिका थी। तो सावित्रीबाई फूले। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। बालिकाओं के लिए बने पहले विद्यालय की पहली
हेड मास्टर आप कह सकते हो, प्रिंसिपल कह सकते हो, प्रधानाध्यापक कह सकते हो, वो सावित्रीबाई फुले थी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति शब्द अस्तित्व में आया। किस भारत सरकार अधिनियम, ऐसे कौन से नियम थे, कौन से कानून थे जिसके माध्यम से अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति शब्द जो है वो अस्तित्व में आया, मतलब कि लोगों के बीच में आया, लोगों ने इसे समझना शुरू किया। पहला है भारत सरकार अधिनियम 1858, बी ऑप्शन कहता है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी ऑप्शन कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति 1935 वाले भारत सरकार अधिनियम के कारण यहां पे मतलब लोगों के सामने आए, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अस्पृश्य या अछूत जनजातियों को किस वर्ग में रखा गया है? जिनसे छुआछूत की भावना आती है, जिससे अस्पृश्यता है, जिसको छूने से बड़े वर्ण के लोग मतलब कि कन्नी काटते थे, ऐसा कह सकते हो, उनको किस वर्ग में रखा गया है? उन्हें अनुसूचित जाति के वर्ग में रखा गया। वर्ग तो हमारे पास कई सारे हैं, अनुसूचित जनजाति भी है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, लेकिन अस्पृश्य और अछूत लोगों को अनुसूचित जाति के अंदर रखा गया। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कहता है, सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? सबके लिए, समाज में रहने वाले जितने भी वर्ग के लोग हैं, सबके लिए एक जाति हो, एक धर्म हो, एक ईश्वर हो, इसके नारा का प्रतिपादन किसने किया था? श्री नारायण गुरु, ज्योतिबा राव फूले, ओम प्रकाश वाल्मीकि, और इसमें से कोई नहीं। तो देखिए, सब इसमें नाम जो ऑप्शन ए है, श्री नारायण गुरु, इन्होंने ही कहा था एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर होना चाहिए। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, अभिकथन ए, प्रत्येक जाति की अपनी विशेषता एवं रीति रिवाज होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जितनी भी जाति है उनकी अपनी अपनी संस्कृति होती है, अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, जिनकी दूसरी जातियों के साथ तुलना नहीं किया जा सकता। सही है। कारण कहता है, जातियां एक दूसरे की पूरक समूह है, न कि प्रतिस्पर्धात्मक समूह, कंपटीशन करने वाला समूह नहीं है। तो ये दोनों सही है, मतलब ए और कारण आर जो है वो सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए जो है यही इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, अभिकथन ए, राष्ट्र का विकास जनजातियों की हानि की कीमत पर हुआ। ठीक है। कारण आर कहता है, मुख्य धारा के लोगों द्वारा इनके क्षेत्रों में प्रवसन से इनकी संस्कृति का विघटन हुआ। देखिए, राष्ट्र का विकास कहने का मतलब है, देश का विकास कहने का मतलब है जनजातियों की हानि की कीमत पर हुआ, मतलब जनजाति समुदाय के लोगों को उनके जगहों से हटाया गया। मुख्य धारा के लोगों द्वारा इनके क्षेत्रों में प्रवसन से इनकी संस्कृति का विघटन हुआ। तो देखिए, यहाँ पे ए और कारण आर मतलब जो है वो दोनों सत्य है, लेकिन इसकी व्याख्या ये नहीं करता। सत्य तो दोनों है, क्योंकि जनजातीय समुदाय को उनके जगहों से हटा के ही तो वहां पे इतने सारे ये मॉल, रेलवे, दिस डैट, डैम, बांध सब कुछ बना दिया। और जब नए तबके के लोग उनके क्षेत्रों में गए तो उनकी संस्कृति को नाश कर दिया। जैसे हमारे भारत की संस्कृति को पश्चिमी देशों वाले ने, अंग्रेजों ने, अमेरिकनियों ने, ब्रिटेन, फ्रांस के लोगों ने नाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। तो यहाँ पे दोनों सत्य है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या सही तरीके से नहीं करता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो सही होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। कथन सही करना है। राणा डे ने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। तो राणा डे ने तो सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन नहीं चलाया था। राणा डे ने तो विधवा विवाह या पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया था। राणा डे ने विधवा विवाह और विधवा पुनर्विवाह के लेके जो आंदोलन था उसको चलाया था। सती प्रथा को लेके राजा राम मोहन राय ने आंदोलन किए थे। राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा को लेके कई सारे आंदोलन किए गए थे। आम बोलचाल में अस्पृश्यता को छुआछूत नहीं कहा जाता, गलत है। ये तो आम बोलचाल में अस्पृश्यता को छुआछूत ही कहा जाता है। सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार सामाजिक इसलिए है क्योंकि ये व्यक्तियों से संबंधित है। देखिए, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार सामाजिक इसलिए है क्योंकि ये समाज से संबंधित है। किसी भी एक व्यक्ति प्रॉपर एक घर या एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये पूरे समाज को दर्शाता है। जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था नहीं है। नहीं, जाति तो एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है। उच्च जाति के लोग नीचे जाति को भेदभाव की नजर से देखते हैं, छोटी नजरों से देखते हैं, अस्पृश्यता की नजरों से देखते हैं, छुआछूत की नजरों से देखते हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं।
अगला स्लाइड हमारा कहता है दलित का शाब्दिक अर्थ क्या है। दलित मतलब होता है पैरों से कुचला हुआ, जो पैरों से दबाया गया हो, पैरों से कुचले हुए व्यक्ति को ही दलित व्यक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या विश्वास को डैश कहते हैं। पूर्वाग्रह, पहले अपने दिमाग में ही कुछ सोच लिया, हमने सोच लिया कि वो गलत होगा, वो गलत करता है, ऐसी चीजों को हम पूर्वाग्रह कहते हैं। पहले से अपने दिमाग में उसके लिए एक छवि बैठा के रखना और उसी से उसके मतलब कि चीजों को देखना, ये हमारा पूर्वाग्रह कहलाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है एक समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले समूहों का ऊंच नीच, छोटे बड़े के आधार पर विभिन्न स्तरों पर बंट जाना ही क्या कहलाता है। एक समाज के अंदर अलग अलग जाति धर्म संस्कृति के लोग होते हैं, इनको अपने अपने इन्हीं जाति धर्म संस्कृति भेदभाव बोलचाल खान पान इत्यादियों के ऊपर बंट जाने की स्थिति को समाज के अंदर स्तरीकरण होना कहते हैं। समाज के अंदर स्तरीकरण इसी को कहा जाता है। गांधी जी ने अस्पृश्य लोगों के लिए डैश शब्द का प्रयोग किया, हरिजन कहा उन्होंने। गांधी जी ने अस्पृश्य मतलब दलित लोगों को, जिनके लिए लोग छुआछूत की भावना रखते थे, जिसको लेके अस्पृश्यता की भावना रखते थे, तो गांधी जी ने ऐसे लोगों को हरिजन कहा, मतलब हरि का जन, भगवान का बेटा, भगवान के संतान के रूप में उसको दिखाया। 1882 में डैश ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक लिखी थी। ताराबाई शिंदे के माध्यम से 1882 में स्त्री पुरुष की तुलना को करते हुए एक पुस्तक लिखा गया था, किसके द्वारा? ताराबाई शिंदे के द्वारा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों को डैश कहा जाता है। समाज में जो शिक्षा के रूप में लोग पिछड़े होते हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं होता, वो ज्ञानहीन कह सकते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं होता, और पिछड़ी जाति के लोगों को डैश कहा जाता है, अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। ऐसे लोगों को हम अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से संबोधित करते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अस्पृश्यता के आयाम हैं, मतलब अस्पृश्यता जो है वो अपवर्जन एवं बहिष्कार है। ऐसे में जो लोग होते हैं, मतलब जो छोटी कास्टी के लोग होते हैं, उनको समाज से अलग ही रखा जाता है, इसी को हम बहिष्कार कहते हैं। अनादर, उनको कोई इज्जत नहीं करता, समाज में उनकी कोई इज्जत वैल्यू नहीं होती है, उनका शोषण भी होता है, उनसे जबरन काम करवाना, गाली गलौज करना, मारपीट करना। तो उपरोक्त सभी इसके सही उत्तर में आएंगे। ऑप्शन डी, अस्पृश्यता के आयाम में ये तीनों पॉइंट्स आएंगे। उनका बहिष्कार होता है, उनका अनादर होता है, उनका शोषण होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। किसके द्वारा जातीय एवं लैंगिक अत्याचारों के विरोध में आंदोलन किया गया? किसके द्वारा? ज्योतिबा राव फूले के द्वारा जाति को लेके और लैंगिक अत्याचार के विरोध में आंदोलन किया गया। किसने किया? ज्योतिबा फूले ने किया। किसके लिए किया? तो ये जो महिला पुरुष को लेके महिलाओं पे अत्याचार होना, पुरुषों को श्रेष्ठ समझा जाना, जाति को लेके कमजोर जाति के लोगों के साथ अत्याचार करना, तो इन्हीं सब मुद्दे को लेके ज्योतिबा फूले ने आंदोलन किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है इनकी अध्यक्षता में सबसे पहले पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? किसने अध्यक्षता किया कि पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया? तो काका कालेलकर के द्वारा पिछले वर्ग के लोगों के आयोग का गठन किया गया था। हालांकि बीपी मंडल भी नाम है, ये मंडल आयोग के गठन में आएंगे। सर सैयद अहमद खान है, महात्मा गांधी है, लेकिन इसका उत्तर काका कालेलकर ही होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। जातियों एवं जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदम कौन से हैं? जाति और जनजाति, मतलब जितने भी जाति थे और जितने भी जनजाति समूह के लोग थे, या फिर जो जंगलों में रहने वाले लोग थे, जो आदिवासी समुदाय के लोग थे, उनके भेदभाव को मिटाने के लिए, उनके बीच में दूरियों को खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कदम के बारे में बताइए। तो आरक्षण कानून के द्वारा सरकार ने जाति और जनजातियों के बीच की जो दूरियां थी, जो खाइयां थी, उसको मिटाने की कोशिश किया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है भारतीय समाज के निम्न धार्मिक अल्पसंख्यकों में कौन सा संप्रदाय सबसे छोटा है?
भारत के अंदर तो आपको पता है विविधता है, अलग अलग जाति धर्म संस्कृति के लोग हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैनी सारे हैं। तो सबसे कम संख्या कौन से धर्म के लोगों का है? मुसलमान का नहीं, इनका संख्या हमारे भारत में हिंदुओं से भी ज्यादा हो चुका है। बौद्ध सिख पारसी, मतलब पारसी लोग जो है उनकी संख्या धर्म के अनुसार हमारे भारत में सबसे कम है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता निवारण का प्रावधान किया गया है? पहला ऑप्शन कहता है अनुच्छेद 23, दूसरा ऑप्शन कहता है अनुच्छेद 17, तीसरा ऑप्शन कहता है अनुच्छेद 29 और चौथा ऑप्शन कहता है अनुच्छेद 25। देखिए भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अस्पृश्यता को लेकर जो नीति नियम कानून बनाए गए हैं वो अनुच्छेद 17 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 17 ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है अनुसूचित जनजाति को पहले निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? अनुसूचित जनजाति के पहले, मतलब अनुसूचित जनजाति के लोग जो थे उनको पहले अनुसूचित जनजाति कहने से पहले किस नाम से उनको पुकारा जाता था? ऑप्शन ए कहता है आदिवासी, ऑप्शन बी कहता है जंगली जाति, ऑप्शन सी कहता है वन जाति, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। तो देखिए अनुसूचित जनजाति का पहले का नाम आदिवासी भी है, जंगली जाति भी कहा जाता था, उन्हें वन जाति भी कहा जाता था। तो उपयुक्त सभी जो है वो अनुसूचित जनजातियों का पहले का नाम है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? भारत के अंदर जो समाज का स्तरीकरण होता है, बंटवारा होता है, चीजों को लेके अलग अलग तरह की चीजें आती है, इसका बुनियादी आधार क्या है? धन एवं संपत्ति, जाति, वंश और धर्म। तो भारतीय समाज के अंदर समाज का स्तरीकरण सिर्फ और सिर्फ जाति को लेके किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच क्या कहलाता है? तो सामाजिक जो संसाधन होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, वो समाज में अगर सही तरीके से पहुंच ना पाए, बराबर तरीके से ना पहुंच पाए, तो इसे हम सामाजिक विषमता कहते हैं। मतलब कि समान पहुंच ना होना सामाजिक विषमता कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला स्लाइड हमारा कहता है निम्न में से कौन सा कार्य अमीर लोग नहीं करते हैं? अब जैसे खुदाई करना है, पत्थर तोड़ना है, भारी वजन उठाना है, तो ये सारे ही काम अमीर लोग कहाँ करते हैं? कौन से अमीर व्यक्ति को आपने खुदाई करते हुए देखा है? किस अमीर व्यक्ति को आपने पत्थर तोड़ते हुए देखा है? किस अमीर व्यक्ति को आप भारी वजन उठाते हुए देखे हो? तो ये सभी जो है ये अमीर लोग नहीं करते हैं। तीनों ऑप्शन इसका सही है, मतलब ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। हमारे समाज की विशेषताओं में सबसे बड़ी चिंता का विषय रहा है। हमारे भारत के समाज में विशेषताओं में सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या रहा है? सबसे बड़ी चिंता के विषय में है असीमित विषमता, ये रही है, अपरवर्जन ये रहा है, बहिष्कार भी रहा है। मतलब उपरोक्त जितने भी हैं इसके आपके यहाँ पे ऑप्शन, ये सभी समाज की विशेषताओं में सबसे बड़ी चिंता का विषय बना रहा है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सुनी सुनाई बात पर किसी व्यक्ति के बारे में कोई धारणा बना लेना, ये पूर्वाग्रह कहलाता है। किसी के बारे में कुछ सुन लिया और उसके लेके उसको एक मतलब अपने मन में एक कहानी बना लिया, उसके बारे में एक विचार बना लिया, तो ये सारी चीजें जो है वो पूर्वाग्रह कहलाता है। मतलब किसी के बात को सुन के किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भी सोच लेना, ऑप्शन बी पूर्वाग्रह कहलाएगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। राजपूत एक बहादुर कौम है, यह लोक विश्वास किस धारणा को प्रकट करता है? राजपूत जो है वो एक बहादुर लोग होते हैं, यह विश्वास जो है वो किस धारणा को प्रकट करता है? ये रूढ़ धारणा को प्रकट करता है, मतलब पुराने विचारों को प्रकट करता है। क्यों? सिर्फ राजपूत ही होते हैं जो मतलब कि सर्वशक्तिमान होते हैं? अभी के समय में तो बहुत सारे ऐसे जाति, बहुत सारे लोग हैं जो शक्तिशाली होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला स्लाइड हमारा देखते हैं। अभिकथन और कारण वाले प्रश्न है। सामाजिक बहिष्कार वह तौर तरीकों से जिसके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता हो एवं अलग या पृथक रखा जाता हो। सामाजिक बहिष्कार यही होता है। इसका कारण कहता है अधिकांश समाजों की तरह भारत में भी सामाजिक भेदभाव तथा बहिष्कार चरण रूप से पाया जाता है। बिल्कुल ये भी सही है, मतलब अभिकथन ये भी सही है, कारण आर भी सही है, लेकिन कारण आर जो है वो अभिकथन एक ही सही व्याख्या नहीं करता है।
तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड भी हमारे अभिकथन वाले प्रश्न है। ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था व्यक्तियों का उनके व्यवसाय तथा परिस्थितियों के आधार पर वर्गीकरण करता है। इसके अलावा प्रत्येक जाति एक व्यवसाय से जुड़ी होती है। इसका तात्पर्य है कि एक विशेष जाति में जन्म व्यक्ति उसी व्यवस्था में जन्म लेता है जो उसकी जाति से जुड़ा होता है और उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। ये दोनों सही है और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता भी है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। कथन सही करना है, कथनों को सही करके लिखना है। राष्ट्र की व्याख्या करना कठिन है पर परिभाषित करना सरल है। सही कथन को आपको लिखना है। राष्ट्र की व्याख्या करना सरल है पर परिभाषित करना कठिन है, तो यहां पे जस्ट उल्टा हो गया। राष्ट्र की व्याख्या करना कठिन नहीं, राष्ट्र की व्याख्या करना सरल है पर इसे परिभाषित करना कठिन होगा। अल्पसंख्यक वह समूह है जो धर्म जाति की दृष्टि से संख्या में अधिक होते हैं। नहीं, अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो धर्म जाति की संख्या में कम होते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब कम होता है, बहुसंख्यक का मतलब अधिक होता है। अल्पसंख्यक वह समूह है जो धर्म जाति की दृष्टि की संख्या में कम होते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सांप्रदायिकता का अर्थ धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रमण उग्रवाद नहीं होता है। तो ये गलत है, क्योंकि सांप्रदायिकता का मतलब धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रमण करना, उग्रवाद करना होता है। सामुदायिक पहचान जाति तथा वर्ग पर आधारित है, न कि किसी उपलब्धि के आधार पर। तो सामुदायिक पहचान जन्म तथा अपनेपन पर आधारित होता है। एक समाज की पहचान वहां के लोगों के द्वारा होता है, न कि किसी उपलब्धि के ऊपर होता है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व भर में चीन का स्थान दूसरा है। यह भी गलत है, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में चीन का स्थान पहला नहीं, दूसरा नहीं, पहला है, क्योंकि भारत जो है वो दूसरे स्थान पे आता है जनसंख्या के मामले में। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण क्या है। तो सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण आपको भारत में देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत के अंदर कई सारी विविधताएं देखने को मिलता है। अलग अलग जाति, धर्म, संस्कृति के लोग आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग भेष भाषा, अलग अलग बोल चाल के लोग देखने को मिलेंगे। तो भारत जो है वो सांस्कृतिक विविधता वाला एक देश है। पाकिस्तान, नेपाल, चीन के अंदर ये सारी चीजें नहीं है। भारत ही इसका, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है अल्पसंख्यकों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ है। तो 29वां और 30वां अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान के अंदर एक ऐसा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के साथ संबंध रखता है, या फिर आप कह सकते हैं जिनकी संख्या कम होती है उनसे जुड़ा हुआ अनुच्छेद 29 और 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सत्तावादी शासन के दौरान निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। सत्तावादी शासन के दौरान निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, इसको बताना है। ऑप्शन 4 हमारे पास है नागरिक स्वतंत्रताएं छीनना, सेंसर व्यवस्था लागू करना, संसद को निलंबित करना, भाषा की स्वतंत्रता होना। तो देखिए सत्तावादी शासन के दौरान निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो भाषा की स्वतंत्रता होना, यह ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है अधिनियम 2005 एक ऐसा कानून है जिसके तहत भारतीयों को सरकारी अभिलेखों तक पहुंचने का अधिकार दिया गया। तो ये सूचना का अधिकार था। सूचना के अधिकार के माध्यम से ही अधिनियम 2005 में एक ऐसा कानून लाया गया जिसके तहत भारतीयों को, मतलब भारत के नागरिकों को सरकारी कागजातों तक, मतलब उनके पेपर्स तक, ऑफिशियल वर्क्स तक पहुंचने का इजाजत दिया गया। वो किसी भी सरकारी अधिकारी से इस बात को खोज सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं कि आपने यह काम कितना किया, कहां किया, कैसे किया, अगर नहीं किया तो क्यों किया, आप ये जानकारी हमें दीजिए। इसी को हम सूचना का अधिकार कहते हैं। एक डैश राज्य लोकतंत्रात्मक राज्य के विपरीत होता है। सत्तावादी जो होता है वो डेमोक्रेसी के हमेशा अगेंस्ट होता है, इसके विपरीत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है पश्चिमी नजरिए के अंतर्गत चर्च या धर्मों को राज्य से अलग रखना क्या कहलाता है।
पश्चिमी नजरिए कहने का मतलब है कि जो पश्चिम देश हैं उनके नजरिए से चर्च या धर्म को राज्य के कामों से, मतलब पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज या फिर पॉलिटिक्स से जुड़े कार्यों से धर्म के जुड़े चीजों को अलग रखना क्या कहलाता है? धर्मनिरपेक्षतावाद कहलाता है। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। रंग भेद से तात्पर्य है डैश, जैसे गोरा या काला, भेदभाव हो जाता है। आपने अफ्रीका में भी देखा, अमेरिका में भी देखा, ऑस्ट्रेलिया में भी देखा कि कैसे लोग गोरे और काले के साथ भेदभाव करते थे। गोरे लोग खुद को श्रेष्ठ और काले लोगों को निम्न समझते थे। तो ये हमारा क्या कहलाता है? भेदभाव कहलाता है। अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है एक डैश और डैश रणनीतियां एकल राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने की कोशिश करती है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए एक डैश और डैश रणनीतियां एकल राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो आप लिखेंगे एक आत्म सत्करण और एकीकरण की नीतियां जो हैं वो एकल, मतलब राष्ट्र के अंदर सिर्फ एक पहचान बनाने की कोशिश करती है। क्षेत्रवाद डैश तथा डैश पर आधारित होती है। तो कोई भी क्षेत्रवाद हो वो भाषा और धर्म पर ही आधारित होता है। तो क्षेत्रवाद भाषा तथा धर्म पर आधारित होता है। अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विविधता शब्द असमानता की जगह डैश पर बल देता है। विविधता का मतलब क्या होता है? अंतर, अलग अलग चीजें, डिफरेंसेज। तो समानता, अंतर, महानता और इसमें से कोई नहीं। विविधता शब्द असमानता की जगह अंतर पर बल देता है, डिफरेंसेस पे बल देता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सांस्कृतिक विविधता डैश प्रस्तुत करती है। सांस्कृतिक विविधता जो है, संस्कृतियों के अंदर विविधता किसी भी क्षेत्र में, राज्य में, धर्म में, वो चुनौतियां प्रस्तुत करती है। उनके लिए काफी सारे कंपटीशन हो जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है राज्य एक ऐसा निकाय होता है, राज्य का मतलब यहां देश से भी हो सकता है। राज्य एक ऐसा निकाय या देश एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विसम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। और यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा कार्ल मार्क्स की है, जॉन स्मिथ की है, मैक्स वेबर की है, माल्थस की है। तो राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार को सफलतापूर्वक दावा करता है। यह परिभाषा मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है वर्तमान में भारत विश्व की डैश बड़ी आबादी वाला देश है। तो अभी वर्तमान समय में भारत पूरे विश्व में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। पहली आबादी वाला देश चाइना है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सन 2000 में कौन सा राज्य बना था? तो 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड, ये तीनों जो है वो 2000 में ही बना था। 2000 में ही अलग अलग राज्यों से अलग होकर ये इनका निर्माण किया गया था। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है निम्न में से भारतीय संविधान का प्रमुख शिल्पकार कौन है? भारतीय संविधान का प्रमुख शिल्पकार कहने का मतलब है किस व्यक्ति के द्वारा भारत के संविधान का रचना किया गया था। हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का प्रमुख शिल्पकार माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का इसमें कोई हाथ नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कोई हाथ नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई हाथ नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। वह आक्रामक राजनीतिक विचारधारा जो धर्म से जुड़ी होती है क्या कहलाती है? जो धर्म से जुड़ी हुई आक्रामक विचारधारा हो, मारकाट, आंदोलन, खून खराबा, उसे हम सांप्रदायिकता कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अधिनियम लोगों को उत्तर देने के लिए राज्य को बाध्य करता है? सरकार के जितने भी लोग होते हैं उनसे किसी भी प्रकार का डिमांड या क्वेश्चनिंग करने का अधिकार आम जनता को सूचना के अधिकार के माध्यम से मिलता है। राइट टू इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है? राष्ट्र के एकीकरण में बाधक होने में सबसे ऊपर सांप्रदायिकता आता है। अगर धर्म को लेके आपस में ही लोग अगर लड़ते रहें, धर्म को लेके ही आपस में लोग एक दूसरे से उलझे हुए हो, तो ऐसे में राष्ट्र का एकीकरण नहीं हो पाता है। राष्ट्र के एकीकरण में बाधा उत्पन्न होता है।
अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड में अगला प्रश्न हमारा कहता है भीमराव अंबेडकर ने कौन सा धर्म अपना लिया था। देखिए शुरुआत में तो भीमराव अंबेडकर अगर देखो तो हिंदू धर्म में ही आते थे, लेकिन आगे चल के भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभिकथन वाले प्रश्न है। अभिकथन ए कहता है भारतीय राष्ट्र राज्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक विविधतापूर्ण देशों में से एक है। ये बात सही भी है। और भारत में क्षेत्रवाद भारत की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजाति और धर्मों की विविधता के कारण नहीं पाया जाता। देखिए भारतीय राष्ट्र राज्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक विविधतापूर्ण देशों में से है। देखिए लेकिन दूसरा जो है हमारे पास भारत में क्षेत्रवाद भारत की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्मों की विविधता के कारण नहीं पाया जाता है, तो ये सही नहीं है। तो मतलब ऑप्शन ए तो सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। ये भी हमारे पास अभिकथन वाले प्रश्न है। धर्मनिरपेक्षता की एक प्रमुख विशिष्टता उसका यह दावा है कि धार्मिक पहचान अन्य सभी की तुलना में सर्वोपरि होता है। कारण कहता है चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, चाहे किसी का कोई भी व्यवसाय हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, धर्म ही सब कुछ होता है, उसी के आधार पर उसकी पहचान होती है। तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता एक प्रमुख विशिष्टता उसका यह दावा है कि धार्मिक पहचान और सभी की तुलना में वो सर्वोपरि है। ये भी गलत है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता तो हमें ये समझाता है ना कि हमारे आसपास के सभी धर्मों को समान आदर करना है, सभी बराबर है, कोई बड़ा नहीं है, कोई सर्वोपरि नहीं, कोई निम्न नहीं है। और यहाँ पे कारण आर जो है सही है, क्योंकि कोई गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो कैसा भी हो, राजनीतिक विश्वास हो, धर्म ही सब कुछ होता है, उसके आधार पर उसकी पहचान होती है। ये सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 12 सोशियोलॉजी का जो बुक नंबर 1 था उसके सभी एमसीक्यू को कंप्लीट यहाँ पे करवा दिया गया। ध्यान से समझना है, ये बुक नंबर 1 था और ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 हो जाएगा। मैं 2 पार्ट में इस वीडियो को लाऊंगा। इसके जो बुक नंबर 2 है, अगले पार्ट में बुक नंबर 2 से जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यू होंगे उन सभी का वीडियो लेके आऊंगा। तो आज बुक नंबर 1 के जितने भी एमसीक्यू थे क्लास 12 के सोशियोलॉजी के, वो सारे यहाँ पे समझा दिए गए। आशा करता हूं वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए होंगे वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। यदि किसी प्रश्न में आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।